मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज की कैडर आवंटन नीति में जो बदलाव किए गए हैं, पहले उसकी चर्चा करूंगा और इसके बाद दूसरी जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं उन्हें लेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि केंद्र सरकार ने किस तरीके से जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनके कैडर आवंटन नीति में बदलाव किया है। जो मुख्य बदलाव हैं बस उन्हें ही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, मैंने कहा ऑल इंडिया सर्विसेज, जो आईएएस की परीक्षा जिसे हम कहते हैं, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, जिसमें टोटल 23 सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट किए जाते हैं, उनमें जो 2 सर्विसेज हैं, याद रखिए, केवल वे ही ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाती हैं। जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। देखिए, यहाँ भी इंडियन नाम है, लेकिन ये ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है। आपको ऑल इंडिया सर्विसेज की जो डेफिनेशन है वो मालूम होनी चाहिए। ऑल इंडिया सर्विसेज की जो डेफिनेशन है, मैं अपनी तरफ से एक व्यावहारिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, वो है जिसमें कैडर के रूप में आपको स्टेट दे दिया जाता है, एक राज्य दे दिया जाता है। आप आजीवन उसी राज्य में नौकरी करते हैं। ये बात अलग है कि आप डेपुटेशन पर केंद्र में जा सकते हैं या विशेष अनुरोध पर दूसरे राज्यों में भी जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से समय के लिए, फिर आपको अपने कैडर में वापस आना पड़ता है। ऐसी सर्विसेज को हम ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। सिविल सर्विसेज के थ्रू 2 सर्विसेज के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज में भर्ती होती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हम आईएएस कहते हैं, और इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे हम आईपीएस कहते हैं। एक सर्विस और है जो ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाती है, लेकिन उसकी जो भर्ती है वो इसके थ्रू नहीं होती, बस प्री एग्जामिनेशन में इसका रोल होता है, और वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं आईएफएस। याद रखिए कि ये इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। दोस्तों, ये 3 सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाती हैं। हम लोगों के समय में आपको अपने कैडर के लिए स्टेट के नाम देने होते थे। जितने भी स्टेट होते थे आप क्रमशः नाम देते चले जाइए। अगर आपकी रैंकिंग, प्रेफरेंस और वो सब एक फार्मूला होता है, उसमें मैच कर गया तो आपको पहला प्रेफरेंस मिल जाएगा, नहीं तो दूसरा, तीसरा, इस तरह से प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा। बाद में चल करके इसमें लगातार परिवर्तन किए गए। ठीक इससे पहले अब मैं जो परिवर्तन किए गए उस पर आ रहा हूँ। 5 ग्रुप बना दिए गए थे। हमारे यहाँ जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं उन्हें 5 ग्रुप में बांट दिया गया। आपको ग्रुप भरना होता था, समूह भरना होता था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन 5 समूहों को घटा करके 4 समूह बना दिए गए हैं, यानी कि कैडरों के 4 समूह हो गए हैं। ध्यान से इन 4 समूहों के बारे में आप सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही व्यावहारिक है और आपके काम आने वाली है। जो पहला समूह है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार और छत्तीसगढ़। ये समूह 1 है। समूह 2 है गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश। जो तीसरा जोन है वह है महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु। जो समूह 4 है वह है तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये 4 समूह बना दिए गए हैं। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए, और ये 2026 में जो एग्ज़ाम होंगे यूपीएससी के, उसमें लागू किए जाएंगे। दोस्तों, दूसरी बात ये स्पष्ट कर दी गई है कि 1 जनवरी को जिस राज्य में जितने पद ऑल इंडिया सर्विसेज के खाली होंगे उनके आधार पर वैकेंसीज निकाली जाएंगी और पहले से ही वैकेंसी घोषित कर दी जाएगी। ये 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें यूपीएससी के द्वारा कही गई हैं। आगे जो भी होगा आप देखते रहिएगा, इसको अपडेट करते रहिएगा, लेकिन जो आपके काम की जो 2 महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स
वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी खबरों पर। आपको मालूम है कि गणतंत्र दिवस पर हमेशा हम किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महत्वपूर्ण पर्सनालिटी को, जो इंटरनेशनल पर्सनालिटी होती है, मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं। इस बार जो मुख्य अतिथि हमारी रही हैं वे हैं यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन। उर्सुला वॉन डेर लेन वो हमारे समारोह की मुख्य अतिथि रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो EU की अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन, और आपको मालूम है कि यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल हो जाते हैं यूरोप के। ब्रिटेन तो उससे अलग हो गया है। और उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये खबर बहुत जल्दी ही सुनने को और पढ़ने को मिलेगी कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बस फाइनल रूप लेने वाला ही है। कल रात के दूरदर्शन के न्यूज़ में ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत फ्लैश किया जा रहा था कि जो बातचीत है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। और अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, जिसकी 100% संभावना बन गई है, तो आप सोच करके देखिए कि कितने देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। दोस्तों, जो तीसरी खबर है उसके बारे में आपको मालूम ही होगा, लेकिन मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले जो हमारे पहले भारतीय हैं, आप जानते हैं उनका नाम, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उनको इस वर्ष सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार अशोक चक्र। देखिए, यहाँ मैंने वीरता शब्द का प्रयोग किया है। इससे आपको लग रहा होगा कि ये कोई आर्मी या डिफेंस से जुड़ा हुआ पुरस्कार है, युद्ध से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। वीरता का हम अर्थ उसी से ही लगाते हैं, लेकिन स्पेशली इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि यह जो पुरस्कार है वो शांति काल के सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है। शांति काल के सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार। आप इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसका नाम रखा गया है अशोक चक्र। सम्राट अशोक किस लिए फेमस है? अपनी उदारता के लिए, और किस तरीके से कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया, यानी कि शांति को स्वीकार किया। तो बस अशोक चक्र और शांति काल। यहाँ मैं आप सबको एक बात और एडवाइस के तौर पर बताना चाहूँगा कि देखिए, भारत कई पद्म पुरस्कारों से भी अपने नागरिकों को, यहाँ तक कि विदेशी नागरिकों को भी सम्मानित करता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब पुरस्कार हैं। स्पेशली आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इन पुरस्कारों के बारे में आपको अच्छी जानकारी ले लेनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए। 1 या 2 साल पहले इन पुरस्कारों पर बाकायदे प्रश्न भी पूछे गए थे। ठीक इसी तरीके से जो हमारे युद्ध से जुड़े हुए पुरस्कार हैं, शौर्य पुरस्कार हैं, उनकी भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो दोस्तों, इसकी भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। अंतिम खबर और वो ये है कि दोस्तों, आपने नाम सुना होगा मार्क टली का। बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार रहे मार्क टली। अनफॉर्चुनेटली उनका निधन हो गया। वो 90 वर्ष के थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वे BBC के लगभग 20 वर्षों तक ब्यूरो प्रमुख रहे, और वे जो कहते थे उन पर पूरी दुनिया विश्वास करती थी। उन्होंने पत्रकारिता के जो सर्वोत्तम और जो सर्वोच्च मूल्य होते हैं उनसे कभी किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। इसीलिए उन्हें वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में ऐसे बहुत से वक्त आए हैं जब उन्हें अपनी परीक्षा भी देनी पड़ी है, खासकर अपनी निडरता के लिए। जैसे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1975 में इमरजेंसी लगी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, और 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई। दोस्तों, इन सब की विश्वसनीयता के लिए
लोग बीबीसी सुना करते थे, बीबीसी न्यूज़। और हम लोग जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे उस समय तो ये माना जाता था कि भैया आपको बीबीसी न्यूज़ सुननी ही सुननी है। उस दौर के मार्क टली जर्नलिस्ट रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से मैं ऐसे निडर पत्रकार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के डेली ऑडियो लेक्चर के बारे में बस इतना ही और अब इसे यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।